हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2010 के प्रीवियस ईयर के पेपर की। फ्रेंड्स, इसमें हम जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन कौन सी नदियां हैं? कुंभा और क्रमु। ये व्याख्या देख लेते हैं कि निम्न ऋग्वेद काल में कुंभा और क्रमु नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं, जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से एक हैं। क्रमु आज कुर्रम के नाम से जाना जाता है और यह सुलेमान श्रेणी से निकलकर इस खेद के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुंभा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। आस्किनी यानी कि चेनाव, परवनुसी यानी कि रावी, बिपाशा यानी कि सतुद्री या फिर ब्यास, सतलज नदियाँ जो हैं वो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं। इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार आकृति का था। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्राचीन श्रावस्ती राम के पुत्र लब की राजधानी थी। शहित महत के खंडरों से जान पड़ता है कि इस नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। गौतम बुद्ध के समय ये कौशल नरेश प्रसेनजित की राजधानी थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक स्थलों के खंडहरों यहाँ उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यहीं पर अनाथ पिंडक का जेतवन विहार भी है। बुद्ध से संबंधित गंच कुटी और कौशंब कुटी नामक दो विहार भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? किसका एक संप्रदाय है यापनीय? जैन धर्म का। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के अतिरिक्त एक तीसरा संप्रदाय कौन सा है? यपनीय या फिर गोप्य। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर थे। इसके अलावा भी एक संप्रदाय था, वो था यपनीय या फिर गोप्य, जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर आचार्य ने की थी। ये संप्रदाय कर्नाटक एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला था। ये मानते थे कि स्त्री भी मोक्ष ग्रहण कर सकती है तथा ये लोग भोजन ग्रहण करते थे और समय वस्त्र धारण करते थे और हाथ में मोर पंखी लेकर चलते थे। बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पर दी गई? वैशाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है बुद्ध का? कनिष्क के सिक्कों पर। व्याख्या देख लेते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात कनिष्क और बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक सिद्ध हुआ। कनिष्क ने महायान को अपना राजधर्म स्वीकार किया। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी ढंग से खड़े और कुछ पर भारतीय ढंग से बैठे बुद्ध की आकृतियां हैं। ये सिक्के उसके बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण को द्योतित करते हैं। बिम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र मिले हैं, जो उसके शैवोपासक होने को प्रकट करता है। नहापान और बुद्धगुप्त के सिक्कों पर कोई धार्मिक चित्र नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यातिप्राप्त नाम हैं। किस राजवंश के समय में वे फले फूले हैं? कौन से राजवंश के समय में? शुंग वंश के समय में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी का दूसरा नाम क्या था? देवगुप्त या फिर देवराज। ठीक है, देवगुप्त या फिर देवराज। गढ़वा शिलालेख में चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, जबकि सांची लेख में महाराज श्री चंद्रगुप्तस्य देव राजदत्ति प्रिय नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को। व्याख्या देखते हैं कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र चालुक्य वंशी नरेश कुमारपाल का राजगुरु था, जिसके प्रभाव स्वरूप वह जैन धर्मानुयायी बन गया। कुमारपाल ने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया तथा यज्ञीय हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैन होते हुए भी कुमारपाल ने अपने राजगुरु हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की थी। बचे हुए भाग का पुनर्निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। इसमें जो सही जोड़े हैं उसको चुनना है। खुजराहो किससे संबंधित है? चंदेल शासकों से। चलिए आगे की व्याख्या देख लेते हैं
कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ, जो औरंगाबाद से 14 मील दूर हैं। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं महाबलीपुरम चेन्नई से 40 मील दूर समुद्र तट पर स्थित है, जहां पर 7वीं सदी में पल्लव नरेशों द्वारा, किसके द्वारा? पल्लव नरेशों द्वारा सप्तरथ नामक विशाल मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा कराया गया था, तमिलनाडु के तट पर। खुजराहों का संबंध चंदेल नरेशों से है, जहां पर उन्होंने 25 विशालकाय प्रस्तर मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसका विकास 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। व्याख्या देख लेते हैं कि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसके दरबार में चंद्रवरदाई और जयानक नामक कवि रहते थे। पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय या फिर चौहान जो थे, उनके दरबार में कौन कौन रहा करते थे? जयानक और चंद्रवरदाई। महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद उन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज रासो एवं पृथ्वीराज विजय की रचना की। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय की। पृथ्वीराज थर्ड यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के समय महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें तो इसके समय में 2 युद्ध हुए थे, 1191 एवं 1192। 1192 यानी कि द्वितीय युद्ध में, जिसको तराइन का युद्ध कहते हैं, उसमें पृथ्वीराज की हार हुई और दिल्ली पर तुर्क सत्ता स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। आइए व्याख्या देख लेते हैं कि गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव वैष्णव धर्मानुयायी थे। ठीक है, और ये गौड़ नरेश लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है। लक्ष्मण सेन की सभा में प्रबंध दूत का लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व, हलायुद्ध और सुदुक्ति कर्णामृत का संकलन करता श्री धर्मदास भी रहता था। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, किसने इसका निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। मोती मस्जिद आगरा की, इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में, इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद दिल्ली में, ये जो है लाल किले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? किसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिविन्यास था। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक एवं सैनिक अधिकारियों के बीच बांटा जाता था, परंतु वे उस भूखंड के मालिक नहीं होते थे। बस वे केवल उसके लगान का ही उपभोग कर सकते थे। इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुफ्ती, अमीर और मलिक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा? बीड़ा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर जो है वाल्ख का युद्ध, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं, जैसे कि बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा स्थित है। ये सही सुमेलित है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। एतमाउद दौला का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? CR दास। बाकी सारे होम रूल आंदोलन से जुड़े थे, जैसे कि S सुब्रमण्यम अय्यर,
एनी बेसेंट, बीजी तिलक, ये होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट तथा सचिव केलकर थे। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। कब की? सितंबर 1916 में। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे पहले प्रमुख योगदान दिया। एनी बेसेंट के होम रूल में तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, जबकि CR दास इससे अलग रहे और आगे चल के स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। फ्रेंड्स, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी, जिसके परिणामस्वरूप 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव किया। तिलक भी भारत सरकार अधिनियम 1919 से संतुष्ट नहीं थे। 1920 के अगस्त में उनकी मृत्यु हो गई और इस आंदोलन के परिणाम नहीं देख सके। लाला लाजपत राय 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इनकी मृत्यु 1928 में हुई, जबकि मोतीलाल नेहरू 1931 तक जीवित रहे। चित्तरंजन दास मुंशी स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1925 में इनका देहावसान हो गया। आपको मतलब जो चित्तरंजन दास थे उनको देशबंधु भी कहा जाता था। तिलक को छोड़कर आप मतलब जो तीनों नेताएं थे वो असहयोग आंदोलन का उन्होंने परिणाम देखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। अरुणा आसफ अली, व्याख्या देखते हैं। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी सक्रिय कार्यकर्ता थी। यह राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पौराणिक, बीजू पटनायक, RP गोपनायका एवं अच्युत पटवर्धन के साथ भूमिगत आंदोलन के संचालन में संलग्न थीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? कौन था? SN सेन। यानी कि RC मजूमदार भी इनको कहा जाता था। चलिए इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो व्याख्या देखते हैं। RC मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति जो मैंने यहाँ पर RC मजूमदार बोला है वो गलत है, SN सेन। ठीक है, SN सेन है। चलिए, तो RC मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा स्वतंत्र रूप से द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1957 ईस्वी में प्रकाशित की। इन्होंने स्वतंत्र रूप से द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 लिखी, जिसको 1957 में प्रकाशित किया। RC मजूमदार के इनकार कर देने के बाद सरकार ने SN सेन को नियुक्त किया, जिन्होंने 1857 यानी कि 1857 नामक पुस्तक लिखी। BD सावरकर की पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ पर थे? यरवदा जेल में। व्याख्या देख लेते हैं। सबसे उग्र प्रतिक्रिया धरसड़ा में हुई। श्रीमती सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने 2500 स्वयंसेवकों ने 21 मई 1930 को धरसड़ा नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। गांधी पहले ही 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्हें यरवदा जेल में नज़रबंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए।
कुकी विद्रोह त्रिपुरा से संबंधित है। कूका विद्रोह पंजाब से संबंधित है। पाबना कृषक विद्रोह कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। झांसी से कौन संबंधित हैं? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन संबंधित हैं? बेगम हजरत महल। और कानपुर से संबंधित हैं अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से कौन संबंधित हैं? मौलवी अहमद शाह। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? किसमें किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की तथा मजदूरों की कम मजदूरी देने के प्रश्न पर गांधी जी द्वारा संचालित हड़ताल 21 दिन तक चली, किंतु मिल मालिक मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुए। अंततः गांधी जी ने उपवास शुरू किया, जिसके 3 दिन बाद समझौता हो सका। ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने अनशन का प्रयोग किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। 1920 में गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके मालिकों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना समाज सेवा थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया? आर्य समाज ने। आर्य समाज का एक लक्ष्य ये था कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन न होने दिया जाए। इसके कारण अन्य धर्मों के प्रति जिहाद शुरू हो गया। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हुए हिंदुओं के लिए शुद्धि यानी कि मुक्ति आंदोलन चलाया, जिसमें अन्य धर्मों में दीक्षित हुए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने के लिए उनका शुद्धि संस्कार कराया गया। इस शुद्धि संस्कार के कारण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई और बढ़ती चली गई। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से इनका उत्तर का चयन कीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, माइकेल मधुसूदन दास, कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा और सरोजनी नायडू द ब्रोकेन विंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? किसके समय प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता लगाएं। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले किसको रखेंगे? क्रिप्स मिशन को। उसके बाद हम किसको रखेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन को। उसके बाद हम किसको रखेंगे? बेवेल ऑफर को। ठीक है, उसके बाद हम किसको रखेंगे? कैबिनेट मिशन प्लान को। थोड़ा सी व्याख्या देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई थी। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई। उसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और बेवेल योजना 14 जून 1945 को घोषित किया गया और उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुँचा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य हैं ए एवं कारण आर से लिए गए हैं। कथन ए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और कारण है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहस किया क्योंकि मतलब वजह क्या थी कि साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण उसने इसका विरोध किया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ए सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है, तो इसमें हम देखें सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग यानी कि अगर हम सबसे पहले देखें जो है उसके बाद देखते हैं कि कैबिनेट मिशन का पहुंचना, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, उसके बाद हम रखेंगे अंतरिम सरकार का गठन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात
में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो गुजरात में सूर्योदय किस समय पर होगा? 7 बजे, यानी कि 2 घंटे का अंतर रहता है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है भारतीय महासागर में। 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय महासागर में। अगला है कि निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक कारण और एक कथन। तो कथन क्या है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। कारण है दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अगला क्वेश्चन है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है? कौन सी वो मृदा है? काली मृदा। काली मृदा, ठीक है। काली मृदा, इसके क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में काली मृदा से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, काली मृदा और जलोढ़ मृदा से। तो इसकी जो है व्याख्या देख लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से। इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं? एक तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी यानी कि कौन सी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किस खेती के लिए उपयुक्त होगी या फिर अभिष्ट होगी? किस खेती के लिए? चाय के लिए। अगला क्वेश्चन मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। चलिए इसको थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि अगर वायुमंडल से क्वेश्चन बनता है तो अधिकतर यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वहन मंडल। ओजोन मंडल को हम क्या कहते हैं? मध्य मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है वायुमंडल की, ठीक है। सॉरी, वायुमंडल की नहीं, अगर हम बात करें आयन मंडल, ठीक है। यह भाग कम वायुदाब तथा परावैंगनिक किरणों को आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर में लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ का है? जर्मनी का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं? भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं? एक तो कोलंबिया, दूसरा कीनिया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगली व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व के भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, गेवान, कांगो, रवांडा, केन्या और इंडोनेशिया विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित होता है? कौन सा देश है? बोर्नियो। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एटना, सिसिली, विसुवियस, एटना, सिसिली, विसुवियस, इटली, येरिवस जो है कहाँ से संबंधित है? राजद्वीप, और कोटोपैक्सी किससे संबंधित? इक्वाडोर से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? एक तो मेक्सिको और दूसरा क्यूबा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3।
जनसंख्या से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जनसंख्या के पुराने आंकड़े हैं, तो नवीनतम आंकड़ों 2011 के बाद से होंगे। ठीक है, तो हम 2010 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जनसंख्या में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है, कितना है? 56.5%। ठीक है, अगर हम इसकी व्याख्या देखें 2011 के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में भारत के प्रथम वर्ग के नगरों की भागीदारी कितनी है? 70.2%। ठीक है, 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल कितना परसेंट है? 25%। ये कथन सही नहीं है, जबकि सेवा क्षेत्र का अंशदान भारत की जीडीपी में अधिकतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये प्रश्न लगभग हर बार पूछ लिया जाता है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़कर हमारे संविधान की पंथ निरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। पंथ निरपेक्ष हमारी राष्ट्रीयता का आधार है, हमारे जीवन मूल्यों का सार तत्व विभिन्न पंथों के बीच हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं सह अस्तित्व का निचोड़ है। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया है? किसके क्षेत्र को? स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाने का। जो नया जो लोकसभा का जब नए लोकसभा का गठन होता है उसमें जो उतने भी नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का। चलिए इसको हम देख लेते हैं व्याख्या कि अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का कार्य आम चुनाव में के पश्चात निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के अवरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम, तो हरियाणा का जो गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, 1 नवंबर को हरियाणा। उसके बाद हम देखते हैं मेघालय का गठन 2 अप्रैल 1970 को, यानी कि हरियाणा को हम रखेंगे सबसे पहले। देखते हैं कि उसके बाद नागालैंड का गठन जो है, नागालैंड का गठन होता है 1 दिसंबर 1963 में, यानी कि सबसे पहले नागालैंड को रखेंगे। उसके बाद हम किसको रखेंगे? हरियाणा को। उसके बाद हम रखेंगे मेघालय को। उसके बाद हम रखेंगे सिक्किम को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड से संबंधित है। 18वां संशोधन 1966 हरियाणा से संबंधित है। 22वां संशोधन 1969 किससे संबंधित है? मेघालय से। और 36वां संशोधन 1975 किससे संबंधित है? सिक्किम से। यानी कि इसके द्वारा, इन संशोधनों के द्वारा इन राज्यों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी है? प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। व्याख्या है कि अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते और पेंशन हैं, यथा स्थिति भारत की संचित निधि या राज्य संचित निधि पर भारित होंगे। अगला क्वेश्चन है
पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद एवं एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 25 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों ने अपने कानून बना लिए थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की यूपी पीसीएस के 58 क्वेश्चन की, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि 2010 से संबंधित है, और आगे के क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।